हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं मानव रक्त से जुड़े हुए वो सभी एमसीक्यू जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन एमसीक्यू देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा मानव रक्त के बारे में देखेंगे, शॉर्ट में ही देखेंगे, जैसे कि रक्त क्या होता है, किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है और रक्त यह का काम क्या है, ये हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है। इसके बाद वो सारे एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, जेईई एग्जाम या पुलिस एग्जाम, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं रक्त क्या होता है। ठीक है, रक्त है क्या? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पूरे शरीर में घूमता हुआ विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन को पोषक तत्व पहुंचाता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। ठीक है, ये रक्त का कार्य हो गया इसमें। और होता क्या है ये हम समझ गए। यह हमारे शरीर के वजन का लगभग 8% हिस्सा होता है। रक्त जो होता है लगभग 8% हिस्सा होता है और एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जिसका एवरेज वजन जो है वो 50, 60, 70 किलो के आसपास है। ठीक है, अब रक्त की संरचना जान लेते हैं। रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है आरबीसी, तीसरा होता है डब्ल्यूबीसी और चौथा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये लाल वाला जो हिस्सा है, लाल वाली जो प्लेटें हैं, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं। ये सफ़ेद वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो है, ये क्या है, ये डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स है। और ये हल्के पीले कलर का जो तरल पदार्थ है ये है प्लाज्मा। ठीक है, और ये छोटे वाला जो ये वाला हिस्सा है ये होता है प्लेटलेट्स। तो इन चारों चीज़ों को आप डायग्राम से देख के समझ सकते हैं रक्त क्या है, ये हमारे शरीर में कितने % होता है और इसका कार्य क्या होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम लोग का एमसीक्यू जो है वो काफ़ी पीछे रह जाएगा, मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। हम लोग मुख्यतः एमसीक्यू देखने वाले हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम लोग शॉर्ट में इसको देखेंगे। अगर आप बोलेंगे तो इसकी एक अलग से लॉन्ग वीडियो भी मैं बना दूंगा, लेकिन ये हिस्सा हम लोग शॉर्ट रखने वाले हैं। अब आगे देखते हैं, बाकी थोड़े से और कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे धमनी और शिराएँ होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगला है रक्त वाहिकाएँ। तो देखिए, रक्त वाहिकाएँ क्या होती है। रक्त वाहिकाएँ वो होती है जो रक्त को ले जाती हैं और ले आती हैं। मतलब हमारे शरीर में जो रक्त का संचार होता है वो कहाँ से होता है, हृदय से होता है। तो हृदय से पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है और पूरे शरीर से वापस फिर हृदय में आता है, वहाँ पे फिल्टर होता है और फिर से वो रक्त जो है पूरे शरीर में जाता है। तो उसको ले जाने और ले आने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, रक्त वाहिकाओं का होता है। अब रक्त वाहिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। पहला होता है धमनी, दूसरा होती है शिराएँ या नसें और तीसरा होती है केशिकाओं। तो देखिए, धमनी क्या होता है, शिराएँ क्या होती है और केशिकाएँ क्या होती है, तीनों को शॉर्ट में समझ लेते हैं। धमनी होती है वो जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। शिराएँ क्या होती है, जो पूरे शरीर से वापस जो रक्त है उसको हृदय के पास तक ले आती हैं। ठीक है, इसको मोटे मोटे शब्दों में समझ लेना है हम लोगों को। पहली चीज़ तो ये हो गया। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, धमनी में कोई वाल्व नहीं लगा रहता, ठीक है, शिराओं में वाल्व लगा रहता है। धमनी की दीवारें जो है ये मोटी होती हैं, शिराओं की दीवारें जो है वो पतली होती हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो संकरी होती है, ये थोड़ी चौड़ी होती है। अगला, ये पिचकती नहीं है। जो धमनी है इसको दबाने से ये पिचकती नहीं है, लेकिन शिराएँ जो है वो दबाने से पिचक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये धमनी जो है ये रक्त को झटके से या तेज़ी से ले जाती है। जब हृदय हमारा पंप करता है रक्त को तो एक झटका सा आता है उसमें, मतलब बार बार एक झटके टाइप का आता है और ये झटके से मतलब प्रेशर से ब्लड को पूरे शरीर में ले जाती है। और शिराएँ क्या करती है, बहुत आराम से बिल्कुल एक समान दाब पे, समान प्रेशर पे पूरे शरीर से जो ब्लड है या रक्त है हमारा उसको वापस हृदय तक लेके आती है। तो ये थोड़ा सा अंतर हम लोगों ने इसमें समझ लिया। अब आगे देखते हैं रक्त के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू पे आते हैं। तो देखिए, रक्त के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या है। पहले नंबर पे कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। ठीक है, रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन जो है वो हमारे कोशिकाओं को या पूरे शरीर को मिलता है। अगला काम है, रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है
और इसे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हार्मोन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ग्लूकोज, विटामिन, खनिज और प्रोटीन जैसे पचे हुए पोषक तत्व छोटी आंत की परत में कोशिकाओं के माध्यम से रक्त में अवशोषित होते हैं। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन भी रक्त द्वारा विभिन्न अंगों तक या ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं। अगला है रक्त गर्मी को अवशोषित या मुक्त करके शरीर के आंतरिक तापमान को एक समान बनाने में मदद रखता है। ठीक है, और लास्ट है चोट के स्थान पर रक्त का थक्का का जमना। जैसे देखिए कहीं हमारे शरीर में चोट लगता है, कट जाता है, तो एक थक्का सा जमने लगता है, और वो थक्का सा जमने का जो कारण है वो है रक्त का एक उसके अंदर एक विटामिन पाई जाती है, विटामिन के, उसके कारण वो थक्का सा जमने लगता है। और वो थक्का सा जमने की वजह से जो रक्त है वो शरीर से बाहर और ज़्यादा नहीं निकलता, तो ये एक तरह से वहाँ पे हमारे शरीर की मदद करता है। अगला एक और लास्ट में है, वो देख लेते हैं। गुर्दे और यकृत तक अपशिष्ट का परिवहन करना। ठीक है, रक्त जो है गुर्दे में प्रवेश करता है, जहां इसे रक्त प्लाज्मा से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए फिल्टर किया जाता है। रक्त से विषाक्त पदार्थों को लीवर के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। और लास्ट में एक है रोग जनकों से सुरक्षा। ये काम है WBC का। ठीक है, WBC क्या करता है, ये संक्रमण से लड़ता है। जैसे कोई बाहरी संक्रमण अगर शरीर के अंदर आता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आते हैं, तो उनसे लड़के उनको समाप्त करने की कोशिश करता है। तो ये मुख्य कार्य थे रक्त के। अब चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ पे आते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए MCQ देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव रक्त कैसा है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ऑप्शन से 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रक्त में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि 4 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो WBC, ठीक है, दूसरा है RBC, तीसरा है प्लेटलेट्स और चौथा है प्लाज्मा। ठीक है, तो कितने प्रकार हो गए, 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे 40%, 50%, 60% या 65%। तो देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि लगभग 55% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा होता है। यहाँ पे 55 नहीं दिया है, 50 और 60 दिया है। तो आप चाहे तो 50% भी ले सकते हैं, चाहे तो 60% भी ले सकते हैं, क्योंकि 50 और 60 के बीच में रहता है, तो कोई भी आप उत्तर दे देंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पे लगभग 50% हम मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। देखिए प्लाज्मा जो है कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है, लेकिन उसमें जल का जो प्रतिशत होता है वो लगभग 90% होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 90%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं। ऑप्शन से परिवहन, सुरक्षा, विनिमय या उपरोक्त सभी। तो देखिए रक्त का जो मुख्य कार्य है ये परिवहन भी है, सुरक्षा भी है, WBC सुरक्षा देता है, और विनिमय मतलब रेगुलेशन। तो विनिमय किसका करता है, ऑक्सीजन का करता है ये पूरे शरीर में। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। ऑप्शन से तरलता बनाता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, खड़े होने में सहायता करता है, या भोजन पाचन में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए वो 7 से 8 के बीच में वेरी करता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे 8%, 9%, 6% या 7%। तो इसका हम 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। वैसे सामान्यतः 8% माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना कम रक्त होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1/4 मिलीलीटर, 1/2 लीटर, 1 लीटर या 2 लीटर। तो देखिए महिलाओं और पुरुषों में जो रक्त का अंतर होता है वो लगभग आधे लीटर का होता है। ठीक है, लगभग आधे लीटर का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वयस्क मनुष्य में औसत कितना रक्त होता है? ऑप्शन से 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 या 5 से 6 लीटर। तो अभी देखा था हम लोगों ने, एक औसत वयस्क मनुष्य में जो होता है रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर या पालो। तो देखिए रक्त समूह की खोज की थी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन होता है जो कि किसी भी ग्रुप को ब्लड दे सकता है, उसको यूनिवर्सल डोनर या सार्वत्रिक दाता बोलते हैं। तो वो समूह कौन सा होता है? ओ समूह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? ऑप्शन से बी समूह, बी पॉजिटिव समूह, ओ समूह, ए बी समूह या ए प्लस समूह। तो देखिए सर्वग्राही मतलब जो सभी से ले ले उसको सर्वग्राही बोलते हैं। तो ये होता है ए बी समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में रक्त का थक्का जमाने के लिए अनिवार्य विटामिन है? ऑप्शन से विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता या रक्त नहीं जमता? ऑप्शन से फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या हैपेरिन। तो देखिए शरीर के भीतर जो है वो रक्त हमारा जमना नहीं चाहिए। अगर शरीर कभी कट जाए या बाहर ब्लड निकलना चालू हो जाए तो वैसे समय पे विटामिन के की मदद से रक्त हमारा जम जाना चाहिए ताकि और ज़्यादा रक्त बाहर की तरफ ना निकले। लेकिन शरीर के अंदर जो रक्त है वो अगर जम गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो वो ना जमने के लिए उसमें एक चीज़ मिला होता है, एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं हैपेरिन। ठीक है, इसकी वजह से शरीर के भीतर जो रक्त है वो जमता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? अब देखिए यहाँ पे एंजाइम की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था विटामिन की, विटामिन के था जिसकी वजह से रक्त का थक्का जम रहा था। अब देखिए विटामिन के बनाने के लिए किसी एंजाइम की ज़रूरत होगी। तो कौन सी एंजाइम इसमें लगेगी? ऑप्शंस दिए हुए हैं, एमाइलेज, थोम्ब्रिन, पेप्सिन या रेनिन। तो देखिए थोम्ब्रिन जो एंजाइम है वो विटामिन के बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो एक तरह से देख सकते हैं इनडायरेक्टली रक्त का थक्का जमाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम है वो कौन सी है? थोम्ब्रिन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव होना बंद हो जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन से आधान, उष्मायन, किण्वन या स्कंदन। तो देखिए थक्का बनने की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी घाव से खून का जो स्राव है वो बंद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्कंदन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन से 6, 6.5, 7 या 7.4। तो देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, मतलब अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होता है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। लेकिन वो 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अगर ज़्यादा है तो वो क्षारीय हो जाएगा। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो लगभग 7.4 होता है, तो ये हल्का क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य के खून का पीएच होता है? ऑप्शन से कम अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है, कम क्षारीय होता है या अधिक क्षारीय होता है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, और 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो 7 से अधिक हुआ तो क्षारीय और 7 से कम हुआ तो अम्लीय। तो ये 7 से बहुत थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 7.4 है, तो ये कम क्षारीय होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऑप्शन से अस्थि मज्जा, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़े। तो देखिए लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो बनती है अस्थि मज्जा में, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ऑप्शन से 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन या 150 से 200 दिन। तो देखिए लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल होता है
वो होता है 100 से 120 दिन, उसके बाद उनके सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन वाहक है, अंगों का ऑक्सीजन वाहक है, क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन से लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा या तंत्रिकाएं। तो देखिए ऑक्सीजन वाहक कौन है, तो ऑक्सीजन वाहक है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान करती हैं या ले जाती हैं वो लाल रक्त कणिकाएं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। ऑप्शन से साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन या हीमोग्लोबिन। तो देखिए आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल होता है किसके कारण, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन से ऊर्जा का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी है रक्ताल्पता को होने से रोकना, ऑप्शन नंबर सी है बैक्टीरिया का विनाश करना, या ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन का वहन करना। तो देखिए हीमोग्लोबिन का जो मुख्य काम होता है वो होता है ऑक्सीजन का वहन करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। ऑप्शन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, श्वेत रक्त कोशिकाओं मतलब WBC का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन से ऑक्सीजन पहुंचाना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमाना या रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो देखिए हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि जो WBC होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका काम होता है संक्रमण से लड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। ऑप्शन से श्वेत कोशिकाएं, एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल उदासीन रागी या लसिका कोशिकाएं। तो प्रतिरोधक क्षमता कौन सी बढ़ाती हैं, वे श्वेत कोशिकाएं बढ़ाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। ऑप्शन से महाशिरा, गुर्दे की धमनी, महाधमनी या फुफ्फुस धमनी। तो देखिए फुफ्फुस धमनी एकमात्र धमनी है जो फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। ऑप्शन से विक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा या यकृत शिरा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस शिरा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ऑप्शन से धमनियाँ, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं या नसें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धमनियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन से स्पिग्नोमैनोमीटर, थर्मामीटर, ECG या स्टेथोस्कोप। तो देखिए रक्तचाप मापने की जो उपकरण होती है उसको बोलते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। ऑप्शन से 120/90, 120/80, 140/90 या 140/100। तो देखिए यहाँ पे 120 या 140 जो है ये अधिकतम है। ठीक है, और इस साइड वाला जो हिस्सा है वो न्यूनतम है। तो देखिए अधिकतम जो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप होता है एक सामान्य मनुष्य का, वो 120 होना चाहिए और न्यूनतम कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्यतः रक्त दाब कितना होता है। ऑप्शन से ये देखिए लगभग क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो पिछला क्वेश्चन था किशोर वय या एक वयस्क लगभग सेम होते हैं। तो इसका भी ऑप्शन वही हो जाएगा 120/80। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है। ऑप्शन से एओर्टा, एनाटोमाइसिस, ऑप्शन नंबर सी है ट्यूनिका इंटीमा या ऑप्शन नंबर डी है एट्रियम। तो देखिए सबसे बड़ी रक्त वाहिका जो है वो कौन सी है, तो वो है एओर्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन से डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस
या पैरालिसिस। तो देखिए मनुष्य के खून की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है डायलिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन से फेफड़ों में, यकृत में, किडनी में, या ये सभी। तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे कथन लिखा हुआ है, 4 हैं, ये पूरा पढ़ेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। रक्त की जो विषाक्त चीज़ें होती है, विष वाली पदार्थें होती हैं, उनको किडनी अवशोषित करके उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, बाहर निकाल देता है शरीर में यूरिन के माध्यम से। तो किडनी हमारे रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? ऑप्शन है, हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है। ऑप्शन बी है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन सी है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। या ऑप्शन नंबर डी है, रक्तदाब कई गुना बढ़ जाता है। तो देखिए इसका जो कारण है वो होता है रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इस वजह से हवा का बुलबुला का होना रक्त में बहुत सही नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होता है? ऑप्शन है, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, या तिल्ली और लिम्फोनोड्स में विकृति आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। ये कब होता है? जब किसी व्यक्ति को किसी और ग्रुप का ब्लड दे दिया जाए जो उसमें सुग्राही नहीं है, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वैसा ब्लड दे दिया जाए तो ये चीज़ हो जाती है, सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? ऑप्शन से, हृदय पर जीवाणु का प्रभाव, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, हृदय गति का रुक जाना, या अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी की वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।